Hi, hello, hello, hello. Hi, hello, welcome all of you and again good morning. चलिए नेक्स्ट आज का हमारा सेशन है अगेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में. दैट इज लास्ट पॉइंट इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी ओके. इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? जो कपल जिस कपल को बच्चे नहीं हो पाते हैं या जो लेडीज प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रही है, इट इज कॉल्ड एज ए इनफर्टिलिटी. दोज कपल कुड नॉट बर्थ अ चाइल्ड और दोज फीमेल कुड नॉट कंसीव अ प्रेगनेंसी उसे नहीं रह पा रही है या उस कपल को बच्चा नहीं हो पा रहा है, रीजन कुछ भी हो सकता है, इट इज कॉल्ड एज अ इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी ये खाली मेल में होती है या फीमेल में ऐसे कुछ नहीं होता, दोनों में भी हो सकती है. और एक में अगर इनफर्टिलिटी है तभी भी उस कपल को बच्चा नहीं हो पाता है. चलिए, इसके बहुत सारे रीजंस है. फिजिकल रीजन हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस रीजन ये हो सकता है, मे बी उस फीमेल लेडीज में रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. फर्स्ट, हार्मोनल इम्बैलेंस. सेकेंड, फिजिकल रीजन हो सकता है, मतलब फिजिकली वो स्टेबल नहीं है. हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, मे बी यूटेराइन एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, मतलब यूटेरस बच्चे को इम्प्लांट नहीं कर पा रहा है या यूटेरस में बच्चा अच्छी तरह से इम्प्लांट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से एबॉर्शन हो रहा है, मतलब यूटेरस उस बच्चे को प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहा है, इसकी वजह से. मे बी ओवेरियन सिस्ट फॉर्मेशन की वजह से, ओवेरियन सिस्ट फॉर्मेशन की वजह से भी ये हो सकता है. मे बी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकिंग की वजह से भी हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से भी हो सकता है. मे बी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर उसकी इरेगुलर है तभी भी वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रही है. तो लेडीज में नॉर्मली ये रीजंस होते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस, फिजिकल रीजन, यूटेराइन एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, ओवेरियन सिस्ट फॉर्मेशन हो सकता है, मे बी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से हो सकता है. ब्लॉक हो रही है तो चलिए एम्पिलरी इस्थमस जंक्शन के बीच में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो नहीं हो पा रहा है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटी है. तो दीज आर द रीजंस रिलेटेड टू द व्हाई फीमेल कुड नॉट कंसीव द प्रेगनेंसी. फीमेल प्रेगनेंसी क्यों नहीं कंसीव कर पा रही है. अब मेल में स्टेरिलिटी होने के रीजंस क्या होते हैं? मे बी टेस्टिस की साइज बहुत छोटी है, मे बी टेस्टिस है, वो स्पर्म प्रोड्यूस भी कर रही है लेकिन स्पर्म्स इमोटाइल होने की वजह से मे बी सीमेन तैयार हो रहा है बट स्पर्म ही नहीं तैयार हो पा रहे हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है. इट इज कॉल्ड एज अजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया की वजह से हो सकता है. तो दीज आर द रीजंस रिलेटेड टू द मेल इनफर्टिलिटी. तो चलिए, ठीक है, रीजंस ये हुए फीमेल्स के रीजन. अब इनफर्टिलिटी क्योर करने के लिए हम इसमें कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मेडिकल बहुत सारे टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं. तो इट इज़ कॉल्ड एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी, आप इसे कह सकते हैं. नॉर्मली यही ज़्यादा वर्ड फेमस है, टेस्ट ट्यूब बेबी करवाया जाता है. तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है लैब लेवल में आप ओव्यूम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट टू 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर आप उस फीमेल के बॉडी में इंसर्ट कर रहे हो. इट इज कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी.
तो चलिए इनफर्टिलिटी के रीजंस हमने देखे। इनफर्टिलिटी अगर हमें क्योर करनी है, मतलब इसके लिए बहुत सारे मेडिकल टर्म्स यूज किए हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब है, चलिए अगर वो कपल इनफर्टाइल है तो चलिए उनमें कैसे उनको बच्चा कैसे दिया जाए, इसलिए एक टेक्निक यूज की जाती है। इट इज कॉल्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उस कपल को बच्चा दे सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लैब लेवल में ओवियम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन किया जाता है, जाइगोट बनाया जाता है, जाइगोट की स्लाइड डेवलपमेंट की जाती है 8 सेलर ब्लास्टोमियर तक। तो चलिए टाइप्स हम देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेजेस हम उसमें फॉलो करवा सकते हैं। फर्स्ट, जिफ्ट। सेकेंड, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। थर्ड, गिफ्ट, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT। चलिए ईच सेक्शन हम कब फॉलो करवा रहे हैं वो हम देख लेते हैं। तो चलिए इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जिफ्ट, IUT 2 बार हो गया, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ओके चलिए, जिफ्ट, IUT, गिफ्ट, ICSI, IAI एंड IUT सभी के लॉन्ग फॉर्म एक बार लिख लेते हैं। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, artificial insemination, and intrauterine insemination. Intrauterine insemination. ओके तो चलिए सभी के लॉन्ग फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले IVF, इंट्रा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो चलिए सभी स्टेप्स कब फॉलो किए जाते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जिफ्ट मतलब चलिए सभी आर्टिफिशियल ही हैं, बट चलिए यहाँ जिफ्ट जो प्रोसेस होती है वहाँ 8 सेलुलर ब्लास्टोमियर तक अगर वो फीटस नहीं कह सकते हैं, वो सेल, वो जाइगोट अगर आप 8 सेलुलर ब्लास्टोमियर तक उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में अगर ट्रांसफर कर रहे हो, फैलोपियन में ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक ओनली ये ब्लास्टोमियर बना है, इसके बाद अभी ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट तक जो प्रोसेस होती है वो होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा यूटेरस के अंदर। तो ये मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव
फीमेल रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो चलिए ये है 8 सेल ब्लास्टोमियर तक अगर इंसर्ट कर रहे हो तो शिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर मतलब मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, क्या मोर देन 8 ब्लास्टोमियर अगर आप इसको इंसर्ट कर रहे हो, कहाँ, अगेन ब्लास्टो फैलोपियन ट्यूब, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। चलिए इसको आप यूटेरस में भी इंसर्ट करवा सकते हो अप टू 32 सेलुलर स्टेज, क्योंकि 16 के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है। और यहाँ आप अगर मोर देन 8 से सब ज़्यादा 16 तक करवा रहे हो तो चलिए इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना होता है। 32 तक करवा रहे हो तो इसको आप यूटेरस में भी ट्रांसफर कर सकते हो। चलिए यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यूटेरस में आप इसको ट्रांसफर करवा सकते हो। गिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो इसका मतलब क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में पूछा गया है। जिस लेडीज की बॉडी में ओव्यूम फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, नो ओव्यूम फॉर्मेशन, जिस फीमेल में ओव्यूम फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है उस फीमेल के अंदर दूसरे फीमेल डोनर का ओव्यूम इंसर्ट किया जाता है, कहाँ, अगेन फैलोपियन ट्यूब के अंदर। गैमेट, यहाँ स्पर्म के रिलेटेड हम ये वर्ड नहीं यूज करें, ये वर्ड हम जनरली ओव्यूम के रिलेटेड यूज करें। ओव्यूम ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, इट इज कॉल्ड एज अ गिफ्ट। गिफ्ट मतलब जिस लेडीज को ओव्यूम फॉर्मेशन की, जिस लेडीज में ओव्यूम फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है उसको गिफ्ट दिया जाता है। और ओव्यूम चलिए अगर उसको गिफ्ट दे रहे हो तो चलिए वो मे बी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है, ठीक है। तो चलिए जो लेडीज ओव्यूम नहीं फॉर्म कर पा रही है उसके बॉडी में फीमेल डोनर का ओव्यूम इंसर्ट करना होता है, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो ये जो होता है ये हम लैबोरेटरीज में ही करवाते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली ओव्यूम और स्पर्म का डायरेक्ट फ्यूजन, मतलब स्पर्म डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द ओव्यूम। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म का इंजेक्शन दिया जाता है ओव्यूम में, क्योंकि ओव्यूम की साइज बड़ी होती है, स्पर्म बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो वो स्पर्म ओव्यूम के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट करवाते हैं inside the laboratories and then this zygote get inserted into the fallopian tube of the mother, जिसको भी कंसीव करनी है प्रेगनेंसी उसके बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली स्पर्म इंजेक्टेड इनटू द ओव्यूम, स्पर्म इंजेक्टेड इनटू द ओव्यूम, इंजेक्ट इनटू ओव्यूम, कहाँ, लैबोरेटरीज के अंदर। इट इज कॉल्ड एज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। समझ में आया? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। चलिए वो स्पर्म में भी वो मेल में स्पर्म तैयार हो रहे हैं बट उसका काउंट बहुत ही कम है, या स्पर्म का मोटिलिटी रेट बहुत ही कम है, तो चलिए आप उसका ही स्पर्म कलेक्ट करके उस लेडीज के ओव्यूम के साथ आप इसको इंजेक्ट कर सकते हो या फर्टिलाइज कर सकते हो, देन आप इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये भी एक बेस्ट मेथड है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है इसको आप आर्टिफिशियली फीमेल के वजाना में सीमेंस इंसर्ट करवा रहे हो। फीमेल मतलब चलिए उस कपल का मेल पार्टनर इनफर्टाइल है या उसका स्पर्म काउंट बहुत ही लेस है, तो चलिए वो स्पर्म ओव्यूम की तरफ पहुंच नहीं पा रहा है और उसको फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही उसके साथ, तो चलिए यहाँ आप मेल डोनर का जो भी स्पर्म होता है वो कलेक्ट करके फीमेल जिसको भी कंसीव करनी है प्रेगनेंसी उसके बॉडी में आप ये सीमेंस इंसर्ट करवा सकते हो। इट इज कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेस्ट, इट इज कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेस्ट। समझ में आया व्हाट इज मीन बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? वेरी लो स्पर्म काउंट है तो चलिए उसका स्पर्म कलेक्ट करके आप डायरेक्टली आप उसको इंसेमिनेट कर सकते हो डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में, अदरवाइज डोनर मेल डोनर का स्पर्म कलेक्ट करके आप इसको इंसेमिनेट कर सकते हो या फीमेल के वजाना में इसको आप डाल सकते हो। और लास्ट है, हाँ, और लास्ट है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन मतलब चलिए उस लेडी कपल में जो भी मेल होता है वो
उसका स्पर्म आप कलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज मेल डोनर का स्पर्म कलेक्ट करके आप आर्टिफिशियली इसको वजाना के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, वजाना के अंदर आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। इट इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ये एक टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ये टेक्निक है, मतलब इसमें भी आप सेम कपल का मेल स्पर्म आप इसमें इंसर्ट करवा सकते हो, और यहाँ भी मतलब ये इसकी ही एक माइनर स्टेप होती है। इन दिस टेक्निक यू कैन कलेक्ट स्पर्म्स फ्रॉम सेम पार्टनर, और डोनर का कलेक्ट कर सकते हो, और डायरेक्टली वजाना में आप खुद इसको इंसर्ट कर सकते हो। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो चलिए, दीज आर द डिफरेंट स्टेप रिलेटेड टू द इनफर्टिलिटी। देन व्हाट इज मीन बाय सरोगेट मदर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सरोगेट मदर कौन सी होती है? सरोगेट मदर का मतलब है जो मदर ओव्यूम तैयार कर पा रही है, मतलब चलिए ये एक कपल है, फीमेल है मेल है, चलिए दोनों भी कंप्लीटली फर्टाइल है, दोनों भी क्या है? कंप्लीटली फर्टाइल है, और मे बी ये फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, ये भी हो सकता है। मे बी फर्टाइल भी केसेस हो सकती है, या ये फीमेल प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए ये दूसरी ही मदर हम इसको कह सकते हैं। चलिए इन दो पेरेंट्स का स्पर्म और ओव्यूम, इनका जो भी जाइगोट है वो आप दूसरी लेडीज के यूटेरस में डाल रहे हो, मतलब फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हो। अब चलिए जेनेटिक मटेरियल इनका ही होगा, बट इस बच्चे को आप दूसरे लेडीज के यूटेरस में इसको ग्रो कर रहे हो, या दूसरी लेडीज जो है वो उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है। मे बी क्योंकि ये फर्टाइल है, ओके, बट चलिए इसको उतना टाइम नहीं है कि बच्चे को वो जन्म दे पाए, या बच्चे को वो 9 महीने तक संभाले। तो चलिए इस केस में भी ये हो सकता है सरोगेट मदर। या चलिए ये फीमेल लेडीज ओव्यूम तैयार कर पा रही है, बट उसका यूटेरस प्रॉपर डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए उसका एक एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहा है, तभी भी ये सेम जाइगोट आप इसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवा रहे हो। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सरोगेट मदर। सरोगेट मदर मतलब ऐसे लेडीज को आपको चूज करना है जो कि आपका ही बच्चा खुद के यूटेरस में एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के बाद उसको ग्रो कर रही है। इट इज कॉल्ड एज अ सरोगेट मदर। अगेन इस पर और डिफरेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो इस तरह से होंगे। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया में कौन से साल में हुआ, या वर्ल्ड में कब हुआ? वर्ल्ड में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो हुई थी वो है 25 जुलाई 1978 इंग्लैंड में हुई थी, और जॉय ब्राउन उसका नाम था। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वर्ल्ड में 25 जुलाई 1978 इंग्लैंड में फॉलो हुई थी, और उस बच्चे का नाम था जॉय ब्राउन। इन इंडिया ये भी पूछा जाता है, इंडिया में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी 6 अगस्त 1986 में हुई थी, मुंबई केईएम हॉस्पिटल, मुंबई में केईएम हॉस्पिटल में हुई थी। और इंदिरा हिंदुजा, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, इन्होंने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल करवाया था 6 अगस्त 1986 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कब हुई थी, कौन से देश में हुई थी, और इंडिया में कब हुई थी, कौन से स्टेट में हुई थी, कहाँ हुई थी, हॉस्पिटल और डॉक्टर का नाम। चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू टेस्ट ट्यूब बेबी। होप सो सभी पॉइंट्स आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके हैं। तो यहाँ हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अभी कुछ माइनर स्टेप्स हैं जो कि हम यहाँ एक्सप्लेन करवाएंगे। जस्ट पूछे जाते हैं फर्स्ट एक्स्ट्रा पॉइंट्स। चलिए, कुछ डिफरेंट एक्स्ट्रा टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट अजोस्पर्मिया,
extra points for NEET. Then oligospermia, polyspermia, then amenorrhea, next menorrhagia, dysmenorrhea, ओके चलिए अजोस्पर्मिया, सॉरी ये तीनों वर्ड्स फॉर मेल और ये फॉर फीमेल। अजोस्पर्मिया मतलब लेस स्पर्म काउंट, मतलब एक्चुअली लेस मतलब नहीं है, एजो मतलब नहीं है, नो स्पर्म इन सीमेन, नो स्पर्म इन सीमेन। अगर सीमेन है, इजैकुलेट भी हो रहा है, बट उसमें स्पर्म ही नहीं है, इट इज कॉल्ड एज अजोस्पर्मिया। लेस स्पर्म काउंट in semen less than 20 millions per ml है तो अजोस्पर्मिया। और नॉर्मली वन इजैकुलेशन में 200 to 300 होते हैं, मिलियंस स्पर्म्स होते हैं नॉर्मली। तो इससे अगर ज्यादा इजैकुलेट हो रहे हैं, वन इजैकुलेशन सिंगल इजैकुलेशन में मोर देन 100 मिलियंस अगर तैयार हो रहे हैं तो पॉलीस्पर्मिया। पॉली मतलब मेनी, ऑलिगो मतलब फ्यू और अजो मतलब नो, ठीक है। अमीनोरिया नो मेंस्ट्रुअल साइकिल और नो मेंस्ट्रुएशन, नो मेंस्ट्रुएशन। अमीनोरिया लैक्टेशनल अमीनोरिया, ये हमारा एक पॉइंट गया था बर्थ कंट्रोल एजेंट्स में, एजेंट्स के अंदर। लैक्टेशनल अमीनोरिया का मतलब होता है लैक्टेशन पीरियड में, मतलब आफ्टर द पार्चुरेशन पीरियड जो भी लेडीज 6 मंथ तक एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड बच्चे को दूध सप्लाई कर रही है, मिल्क सप्लाई कर रही है, तो इट इज कॉल्ड एज द लैक्टेशन पीरियड। आपको पता है अच्छी तरह से। तो लैक्टेशन पीरियड में मोस्टली 6 मंथ तक आ भी जाती है, उसके पहले भी मोस्टली 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, इट इज कॉल्ड एज अ लैक्टेशनल एमिनोरिया। मिनोरेजिया मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एक्सेस मेंस्ट्रुएशन मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फॉर्म हो रही है या एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज अ मिनोरेजिया। और डिसमिनोरेजिया मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे फीमेल लेडीज को मेंस्ट्रुएशन के वक्त बहुत ही पेन्स क्रिएट होते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज अ डिसमेनोरेजिया। अगर चलिए एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ मिनोरेजिया। नो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही फॉलो नहीं हो रही है, अमिनोरेजिया। पॉलीस्पर्मिया मोर देन 100 मिलियंस स्पर्म अगर सिंगल ml में इजैकुलेट हो रहे हैं, पॉलीस्पर्मिया। लेस स्पर्म काउंट हो रहा है 20 मिलियन से कम, इट इज कॉल्ड एज ऑलिगो। और नो स्पर्म अजोस्पर्मिया। और चलिए और एक क्वेश्चन कि सीमेन का पीएच कितना होता है। सीमेन, व्हाट इज मीन बाय सीमेन? स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड, इट इज कॉल्ड एज अ सीमेन। व्हाट इज मीन बाय सीमेन? स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड कॉल्ड एज अ सीमेन। स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड कॉल्ड एज अ सीमेन। प्लस सेमाइनल फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ सीमेन। सीमेन का पीएच कितना होता है? स्लाइटली अल्कलाइन, मतलब 7.3 to 7.5 इतना होता है। नेक्स्ट, सीमेन के अंदर स्पर्म प्लस अदर सेमाइनल फ्लूइड मतलब बहुत सारे कंटेंट होता है, मे बी कैल्शियम हो सकता है, फॉस्फोरस, सिट्रिक एसिड हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है, जो कि हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, सेमाइनल फ्लूइड एज वेल एज प्रोस्टेटिक फ्लूइड। सेमाइनल सीमेन में 70% सेमाइनल फ्लूइड होता है, 20% प्रोस्टैटिक फ्लूइड होता है एंड 10% स्पर्म्स होते हैं। तो चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमन में नॉर्मली फ्लूइड्स या स्पर्म का कितना परसेंटेज होता है। तो यहाँ हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। अगर एनी डाउट है इस टॉपिक में तो पूछ सकते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। चलिए तब तक आप एनसीईआरटी पूरा का पूरा अच्छी तरह से लाइन टू लाइन रीड कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। चलिए बाय ऑल ऑफ यू।